जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को। चलिए, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए अपनी कहानी को आगे की तरफ लेके चला जाए, सारी चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। चलो, अगर बात करें, हाँ, तो 37 सेट है ना आज। चलिए 37 सेट है आज लगाते हैं और जल्दी से निपटाते हैं, फिर पूरे तरीके से तैयार हो जाएंगे। अब ना तैयारी जरूरी भी है, अब पहुंचेंगे सर के रिसेप्शन में भी शाम को। चलो, यहाँ देखिए, सीपीओ मीन्स का सवाल है। ये सीपीओ मीन्स के सारे क्वेश्चन, जैसे हर सेट में मैंने 5-10 क्वेश्चन आपको लगा दिए हैं, ताकि आपको ये फील हो सके कि हाँ सर कुछ क्वेश्चन तो अच्छे दिख रहे हैं। चलो, कह रहा है कि प्लीज लिसन केयरफुली टू व्हाट आई एम टीचिंग, सेड मैडम जो है महिमा टू द स्टूडेंट्स। अब देखो, सेड क्या है? पास्ट, पास्ट या V2। ये क्या है? V2 है। तो अगला वाला भी किस में होगा? पास्ट में, यानी आई एम टीचिंग। तो यहां एम का क्या हो जाएगा? वॉज वर। यहां इज प्रेजेंट है, हैज प्रेजेंट है, एम प्रेजेंट है। बोलो आंसर सी। क्वेश्चन है लॉलीपॉप, देखते ही हो गया, समझ में आ गया। कोई बड़ी चीज तो है नहीं। बी कहां से? बी किस हिसाब से? बी बबुआ, शिव शंकर, होश में आ जाओ। मैंने कहा कि ये सेड पास्ट है, तो आई एम टीचिंग का सी वॉज टीचिंग होगा ना। इज एम आर का वॉज वर, हैज तो होगा नहीं, इज होगा नहीं, एम होगा नहीं, तो आंसर क्या बच गया? सी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, ट्रैफिक इज ऑलवेज रिमेनिंग हैवी इन दिस पार्ट ऑफ दिल्ली। देखो, आपको अगर टाइम एंड टेंस पढ़ाया हूं, तो टाइम एंड टेंस में यह बात बताया था कि जैसे ये कुछ शब्द दिखते हैं, ऑलवेज मतलब हमेशा होता है, ऑलवेज, रेगुलरली, ओकेजनली, नेवर, ये क्या दिखाते हैं कि ये हमेशा काम होता है। तो ऑलवेज किसको दिखा रहा है? हमेशा को। इसका मतलब कि यहां पर ये ऑलवेज दिखा रहा है सिंपल प्रेजेंट को, और सिंपल प्रेजेंट यहां पर कौन है? तो आंसर डी। आपको पढ़ाया था ना कि जैसे मैं डेली जो है काम करता हूं, मैं ऑलवेज हमेशा यहां जाता हूं, तो ये एक प्रकार का आदत है। परमानेंट एक्शन, रिपीटेड एक्शन को सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा? आंसर डी। समझ आ गया? नेक्स्ट, इट इज एस्टिमेटिंग, इट इज एस्टिमेटेड नहीं, एस्टिमेटिंग नहीं कहा, इट इज एस्टिमेटेड, तो यहां एस्टिमेटेड होगा कि इट इज एस्टिमेटेड दैट दिस फॉरेस्ट वंस कवर्ड एन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर। यानी यहां पर ऐसा अनुमान किया जाता है, कर नहीं रहा है, ये खुद अनुमान। पहली बात कि इट तो है एक प्रकार का नॉन लिविंग वाला, नॉन लिविंग अपना काम खुद से कैसे कर सकता है? किसी ना किसी के द्वारा नहीं, कि ऐसा अनुमान किया जाता है। किया जाता है क्या? राम मतलब मैंने कहा राम आम खाता है, तो राम खुद ही खा सकता है, लेकिन आम खाया जाता है, अब किसी ना किसी के द्वारा खाया जाएगा, ऐसा अनुमान किया जाता है। तो इट इज एस्टिमेटेड दैट की दिस फॉरेस्ट, या जंगल है, वंस कवर्ड यानी कवर किया था, एन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर्स का। तो इट इज एस्टिमेटेड पैसिव बनेगा। चलो यहां देखो, एक्टिव वॉइस बनाना है। और रिमार्केबल डिस्कवरी इन जो है पेस्टम इन एन एंशियंट ग्रीक सिटी हैज बीन मेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। अब देखो, हैज बीन है, यहां पर क्या कह रहा है? कि हैज बीन कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हैज हैव होगा या V3। भाई हैज हैव का, हैज हैव प्लस V3 का हैज बीन प्लस V3 लगा है, ठीक है। आर होगा नहीं। उसके बाद यहां तो नॉर्मल कर दिया है, मेड कर दिया है, यहां मेक किया है नहीं, तो क्या होगा? हैव मेड। तो आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट, साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल दिखाएंगे भाई, बिल्कुल दिखा देंगे आपको, निश्चिंत रहिए। द टीम कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ स्केड्यूल्ड। देखो कह रहा है कि अ टीम कंप्लीटेड, कंप्लीटेड V2 है, और V2 होता है तो हैड नहीं होगा, हैज नहीं होगा, वॉज या वॉज, ठीक है। द टीम कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, द शेड्यूल किया है कि द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड अहेड ऑफ शेड्यूल बाय द टीम। आंसर क्या हो गया? डी। द कंसर्ट विल बी अटेंडेड बाई अस। अब देखो, विल बी है तो इसका विल या सेल होगा, हैव नहीं होगा, अटेंडिंग नहीं होगा, आर होगा तो बिंग लगाना पड़ेगा, हैव होगा नहीं तो विल अटेंड का विल बी अटेंडेड। आंसर सी। सीपीयू है ये, सीपीयू। आई सेड टू भावना हैव द मंकीज ईटन अप आवर कलीफ्लावर्स। अब देखो, यहां पर हैव है और यहां पर ये सेड है, तो हैव का क्या होगा? हैड होगा। अच्छा, यहां देखो हैव किया है, यहां हैव किया है, हैड, हैड,
ठीक है। हैड ईटन अप, आप देखो आवर है, तो आवर किसके हिसाब से, आई सेड टू भावना, यहां पर आवर दिया है, तो एक तो होगा कि दियर कलीफ्लावर्स और आवर कलीफ्लावर्स। तो आवर है, आवर क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाता है। अच्छा सब्जेक्ट है क्या, तो सर सब्जेक्ट है, इसमें एक तरीके से कहा जाए कि यहां पर जो सब्जेक्ट दिखा रहा है वो सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट क्या है आई, तो ये जाएगा आई के पास, और आई के हिसाब से चेंज होगा, तो आई में तो चेंज होना नहीं है भाई। अगर यहां पर दे होता, दे सेड, तो दे का देयर हो जाता है ना, दे का दियर, लेकिन यहां पर आवर है तो आवर का आवर होगा, आंसर होगा बी। डी नहीं, यहां डी किस हिसाब से दे रहे हो तुम लोग, क्या ही कहें, ऐसे क्वेश्चन में गलती करोगे। चलो फिर से बताता हूं इस चीज को, देखो लिखा है क्या कि आई सेड टू भावना, ठीक है, हैव यानी एक प्रकार का क्वेश्चन मार्क है, तो देखो डेट होगा नहीं, इफ, ठीक है। यहां पर क्या है, हैव, तो हैव का हैव नहीं होगा, हैड और हैड, इसका मतलब ए और सी दोनों कट गए, बी और डी बचे हैं। आई आस्क्ड भावना, आई आस्क्ड भावना, इफ द मंकीज हैड इटन अप, कलीफ्लावर्स, यहां पर कलीफ्लावर्स, इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, आवर का और यहां दियर का। अब मैं कह रहा हूं कि आप यहां पर देखो, आवर है, आवर क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट में क्या है, आई है, सब्जेक्ट में क्या है, आई है, और आई है तो फिर आवर में ही रहेगा, क्योंकि आई का चेंज करोगे फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन में ही रह जाएगा। यहां दियर कैसे होगा, अगर दे रहता कि दे सेड टू भावना, तो फिर हो जाएगा देयर, क्या हो जाएगा, देयर, तो आंसर हो जाएगा बी, टी नहीं होगा, ध्यान दो इस चीज का। नहीं 5 बजे वाली क्लास तो बाबू नहीं होगी, एक्चुअली क्या है ना कि 2 बजे तक ही सारी क्लासेस हैं, मतलब जितनी क्लास चलेगी सब 2 बजे तक, उसके बाद सब निकल जाएंगे जो है तैयारी के लिए। इफ यू डिलीजेंटली स्टडी द इन जो इंट्रिकेसीज ऑफ लैंग्वेज, यू, अब इफ है और यहां पर स्टडी है, यू के हिसाब से स्टडी यानी V1 है, तो आगे होगा विल या सेल, आंसर होगा बी, आंसर क्या है डी, कि इफ यू डिलीजेंटली मतलब होता है मेहनती से, जो है ना बड़े मेहनत करके आप स्टडी करते हो, इंट्रिकेसीज मतलब जटिलता जो होती है लैंग्वेज की, यू विल फाइंड दैट योर प्रोफिशिएंसी इन इट्स जो है इंप्रूव सिग्निफिकेंटली, तो यहां हो जाएगा विल फाइंड। द मैनेजर गेव द एम्प्लॉय अ बोनस, यानी गेव क्या है, V2 है, हेड होगा नहीं। अब देखो द एम्प्लॉय द बोनस वॉज गिवन, अब देखो यहां पर 2 चीजें हैं, किसको दिया है, तो एम्प्लॉय को दिया है, मैनेजर ने किसको दिया है, तो एम्प्लॉय को दिया है, क्या दिया है, तो बोनस दिया है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, एम्प्लॉय है, तो बोनस नहीं होगा, तो ये गया। अब द एम्प्लॉय was given the manager कि was given a bonus by the manager, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मान्या said that she did not want any breakfast, डायरेक्ट स्पीच यहां पर बनाओ। अच्छा यहां पर देखो said है तो says गया, ठीक है। अच्छा यहां देखो, यहां पर है मान्या said, डिड नॉट का डिड नॉट वॉन्ट, यहां पर देखो सी डज नॉट वॉन्ट, यू डिड नॉट वॉन्ट एनी ब्रेकफास्ट। अच्छा अब यहां पर देखो, यहां कह रहा है कि अगर आई होगा, देखो यहां पर आई होगा तो मान्य के हिसाब से सी में बदलेगा, यू दिया है तो मान्य से टू मी होगा, तो मी के हिसाब से आई हो जाना चाहिए। अगर मैं कहूं आपसे, देखो एक साफ बात मैं कह रहा हूं, अगर आप कहोगे, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस देना नहीं चाहिए एग्जाम को, लेकिन फिर भी आपसे अगर मैं कहूं कि आई जो है मान्य के हिसाब से सी हो गया, ये तो कट ही गया है, सी भी मान्य के हिसाब से सी हो जाएगा, चेंज तो होगा नहीं, ठीक है। यहां देखो डिड नॉट का डिड नॉट, अगर सिंपल पास्ट का देखोगे तो सिंपल पास्ट ही रह जाता है, या नहीं सिंपल पास्ट अगर रहेगा, ध्यान सुनना, अगर सिंपल पास्ट रहेगा, ऐसे मैंने कहा है ना कि अगर मान के चलो कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये है, अगर ये वाला पास्ट है
तो इसको भी पास्ट में रहना पड़ेगा, और ये दोनों पास्ट हो गए, तो सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट होता, इसलिए ये नहीं है, ये दोनों चले गए। अब यू जो है उसके हिसाब से आई होना चाहिए, तो ये नहीं है, तो बचा क्या, सी। आई माने के हिसाब से सी है। डोंट का देखो, वैसे भी डिड नॉट तो ये भी है, तो ये भी कट गया, ये डिड नॉट तो ये भी कट गया है, डिड नॉट, क्योंकि डिड का यानी सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट होता है। डिड नॉट का क्या हो जाएगा, हैड प्लस V3, इसका मतलब कि डिड सारे कट गए। अब बचा है क्या, ये शेष के कट गया, तो बचा ये आंसर। क्लियर है, थोड़ा फंसाया है, थोड़ा समझाया है, आप जिस तरीके से समझ सकते हो उस तरीके से समझ इसका आंसर दे दो। लिखा है कि आकाश, एयर जो आकाश है, एयर जो प्लानिंग टू अक्वायर 150 बोइंग 737 प्लेन्स in order to expand the airlines reach in both domestic and international operations। चलो देखो यहां पर क्या है कि प्लानिंग, जो आकाश एयरलाइंस है, आकाश एयर जो है वो प्लानिंग कर रहा है, तो प्लानिंग कर रहा है तो प्लानिंग V4 है, तो यहां पर इज लगाओ, इज प्लानिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, कि आकाश एयर इज प्लानिंग टू अक्वायर, कि आकाश एयर जो है इंडिगो है ना, एयरलाइंस सारे हैं, यही चीज। सर हार्ड क्वेश्चन लाओ, कहां से ले आए, कहां से हार्ड क्वेश्चन बाबू ले आए, ये सारे सीपीओ मेंस करा रहा हूँ, CGL मेंस करा रहा हूँ, सब तो वही करा रहा हूँ जो हार्ड ही होता है, लेकिन अब आप उसको कोई भी एग्जाम देखोगे ना, आपको सब मजाक लगेगा, अब तैयारी इतने पूरे आप हो चुके हो। नेक्स्ट, 5 years लेटर, 5 सालों के बाद, आई वॉज ईटिंग दिस सेम, अब दिस सेम डिश एट द सेम रेस्टोरेंट, तो आई एम, 5 सालों के बाद मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग द सेम डिश एट द सेम रेस्टोरेंट, कि 5 सालों के बाद मैं खा रहा हूं, तो आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग नहीं, खा रहा था नहीं, 5 साल के बाद हो गया है ना, 5 साल के बाद। ये देखो, अब ये तो देखते ही बन जाएगा, द सन प्रोवाइड्स एसेंशियल एनर्जी टू आवर प्लैनेट्स और सब्सटेंटिंग लाइफ एंड वार्मथ। तो यहां पर जो सब्जेक्ट बन रहा है वो बन रहा है द सन, और द सन किस में है, पी में है, तो पी वाला आंसर एक ही है, बी, CGL है ये। द एम्प्लॉइज वर कंफर्टेबल विथ मी एंड दे टॉक्ड अबाउट दियर प्रॉब्लम सिंस आई हैज वर्क। देखो लिखा है कि द एम्प्लॉइज वर पास्ट विथ मी एंड दे टॉक्ड पास्ट दियर प्रॉब्लम सिंस आई हैज, नहीं, आई के साथ हैज होता ही नहीं है, सिंस आई वर्कड, सीधा होगा सिंस आई वर्क देयर एज अ मैनेजर, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है बी। साइंटिस्ट वर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज, यहां पर देखो वर कंडक्टिंग है, तो फिर बिंग होगा, यहां पर हैज तो होगा नहीं, हैज होगा नहीं, हैड होगा नहीं, वर बिंग कंडक्टेड, आंसर बी। दे वर इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के साथ ऑन नहीं, इंटरेस्टेड इन लगता है। सारा विल सिंगिंग, विल एक मॉडल है और मॉडल अपने साथ क्या लेता है, V1 लेता है, तो यहां पर क्या होगा, सिंगिंग नहीं होगा, होगा विल सिंग। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, जैसे किसी चीज से आदमी दूर रखता है, उसी से उसे मतलब नहीं है, उसी से दूरी बनाए रखता है, उसे रिलक्टेंट कहते हैं, अनिच्छुक होता है, अनविलिंग। आंसर क्या है, टी। क्लियर, तो ये है। प्लीजेंट का मतलब जानते ही हो, जो अच्छा होता है उसे कहते हैं प्लीजेंट, जैसे गर्मी के टाइम में अगर AC चल जाए तो ये प्लीजेंट हो जाएगा, गर्मी के टाइम में रूम हीटर चल जाए तो वो अनप्लीजेंट हो जाएगा, तो प्लीजेंट और अनप्लीजेंट हो जाएगा। क्यूरियस का मतलब होता है कि जो बड़ा ही किसी चीज को जानने के लिए इच्छुक होता है। अनरिलेंटिंग का मतलब होता है बेदर्द, बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, वही बेदर्द क्या कहलाएगा, रिलेक्टेंट। विल भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विल के साथ भी लगाओ। यहां नॉर्मल देखो बाबू, यहां पर कह रहा है ना कि सारा गाएगी, जो क्या गाएगी कंसर्ट में सैटरडे को, बस सिंपल सा है। अब विल बी करने का मतलब है पैसिव बना रहे हो, पैसिव बना रहे हो ना आप, तो पैसिव यहां जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा एक काम करने वाला खुद है, लड़का या लड़की कोई भी, वो उस काम को कर, जैसे राम आम खा सकता है, सराह गाना गा सकती है, ये थोड़े कि कोई दूसरा कंसर्ट के अंदर गवाया जाएगा सराह से, तो वहां पर विल बी होगा। विल बी का मतलब समझ लो पैसिव है, विल या शैल बी का मतलब पैसिव होता है। द मैनेजमेंट गेव कुडोस, कुडोस मतलब होता है तारीफ, अरे कूदो, कुडोस मिला है, प्रेज प्रशंसा, आंसर सी। क्लियर है। देखो पनिशमेंट मतलब दंड सजा, एडमोनिश मतलब चेतावनी, क्रिटिसिज्म मतलब होता है किसी क्रिटिसाइज करना, है ना, क्रिटिसिज्म समझते ही हो, निंदा करना, आलोचना करना, वो क्रिटिसिज्म कहलाएगा। ये देखो
चलो, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक्सटर्निसस, क्वेशेंट, पोस्थ्यूमस, कोलोक्वियल, COLLOQUIAL, कोलोक्वियल। आंसर डी, MTS का सवाल है ये। द वे सी एलिब्रेटेड ऑन एवरी डिटेल विथ प्रिसीजन इम्प्रेस्ड एवरीवन एट द मीटिंग। एट द मीटिंग देखते ही हो जाएगा। आई होप दैट यस्टरडेज लंच एट राहुल्स प्लेस वॉज एट योर लिकिंग। जरा इसका आंसर बताओ क्या होगा। सर फाउंडेशन 6 कब आएगा बाबू? सितंबर के आसपास में आएगा। आई होप्ड होगा, कुछ भी लिखा है कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, डैट की यस्टरडेज लंच, कल का जो खाना है राहुल के जगह पर, वो कैसा था? वॉज एट योर लिकिंग। यस्टरडेज नहीं होगा, लो कर लो बात। मैंने कहा था कि डे के साथ आता ही है, टूडेज न्यूज, यस्टरडेज लंच, टूडेज लंच नहीं। देखो, आई होप ये एक फ्रेज है, मैं उम्मीद करता हूं, डैट की यस्टरडेज लंच बिल्कुल सही है। कहां पर? राहुल के घर पर। वॉज कैसा था? एक यहां पर एट योर लिकिंग जो लिखा है ना, ये गलत होता है। एक ईडियम होता है ऑन योर लिकिंग, एक ईडियम है ऑन योर लिकिंग। ऑन योर लिकिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को बहुत पसंद करना, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा भाना, उसे कहते हैं ऑन योर लिकिंग। यहां एट योर लिकिंग नहीं, क्या होगा? एट योर लिकिंग नहीं, ऑन योर लिकिंग होगा। ये समझ में आ गया? यहां पर टेंस की कोई गलती नहीं है। चलो, द न्यू इंटर्न वॉज ईगर टू लर्न द रोप्स। यहां देखो, यह अभी एक इडियम है कि जो भी चीजें हैं उनको समझना। लर्न द रोप्स यानी रस्सी को समझना। एक प्रकार का क्या है कि कोई भी नई चीज को सीखना। जैसे मान लो कोई कहीं पर काम करने गए, जैसे आप ही लोग सेलेक्ट हो जाओगे और किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे, कोई मान लो इनकम टैक्स में जाएगा, कोई CBI में जाएगा, तो जब जाने के बाद वो चीजों को पहले सीखेगा, उसी को कहते हैं लर्न द रोप्स। रस्सी को सीखना, यही कहलाता है लर्न द रोप्स। चलो ये देखो, ये साफ दिख रहा है, मेडिसिन, MEDICINE, मेडिसिन, आंसर सी। while she was watched, while she was watching, यहां पर while मतलब दौरान, she was watched नहीं, watch है तो यहां पर was है तो क्या लगेगा? watching। तो while she was watching the movie her phone rang, जब वो मतलब जब वो अपना मूवी देख रही थी तो उसका फोन का घंटी बजा। हैम्पर का मतलब होता है बाधा, हिंडर। हम पर कोई हैम्पर ना आए, यानी हिंडर ना आए, बाधा ना आए। क्लियर? चलो, अक्यूज मतलब दोषी, अर्ज मतलब विनती करना, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित कर लेना। पैनेसिया मतलब होता है रामबाण, रेमेडी। पैनेसिया मतलब रामबाण। अब प्रेशर मतलब तनाव। सर्वे मतलब जो सर्वे करना, किसी चीज का सर्वेक्षण करना, वो है। मिरेकल का मतलब चमत्कार। द फ्लाइट वॉज अबाउट टू टेक ऑफ when suddenly the authorities came to ensure the record of maintenance department। देखो, मेंटेनेंस के स्पेलिंग कई बार सिखाया हूं। पहले लिखो मेन और फिर करो टेन और लगा दो एंस, ये होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कहते हैं। तो मेन टेन, तो मेन टेन एंस, मेंटेनेंस। ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग द एम्प्लॉयर्स कंपोजर। देखो, यहां एम्प्लॉय का तो नाउन आएगा, कंपोजेज V5 है, कंपोज्ड V2 है, कंपोज V1 है, कंपोजर। तो क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयज कंपोजर वॉज क्लियर एज ही कामली अड्रेस्ड इच टीम मेंबर्स कंसर्न्स एंड प्रोवाइडेड इंसाइटफुल सॉल्यूशंस। आपको पता है ना, ऐसे मैं कहूं कि राम और राम के बाद लगा दो एपस्ट्रॉफ एस, तो इसका मतलब पक्का है यहां पर नाउन आएगा, वर्ब तो आएगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? कंपोजर। नेक्स्ट, द लीनियंट। लीनियंट का मतलब क्या होता है? लीनियंट मतलब होता है उदार,
लीनियंट बिहेवियर होता है, उदार होता है। देखो, इग्नोरेंट मतलब अनभिज्ञ, इरिटेटिंग मतलब परेशान करने वाला, इंसेन मतलब पागल, इजी गोइंग आराम से जा रहा है, जो चीज आराम से चल रहा है उसे कहते हैं क्या, लीनियंट, उदार टाइप का है। माई सिस्टर इन लॉ इज द मोस्ट सक्सीडेड, इज द मोस्ट सक्सीडेड, ये वर्ब है। सक्सीडेड जो है, सक्सीड V1 होता है, सक्सीडेड V3 V2 होता है। यहां पर हो जाएगा द मोस्ट सक्सेसफुल, सक्सीडेड नहीं सक्सेसफुल होगा, तो आंसर हो जाएगा ए। आई विल नेवर ओवरलुक दिस क्रिएटिविटी, विल है तो विल बी, ये रहा विल बी। अच्छा, विल नेवर भी तो हो सकता है, दोनों हो सकता है, ध्यान देना। यहां पर देखो लिखा है कि आई विल नेवर ओवरलुक दिस क्रिएटिविटी, ये सी कट गया और डी कट गया। द क्रिएटिविटी विल, इसमें नेवर नहीं लगा है, नेवर होना चाहिए, नेवर नहीं लगा है तो काट दो इसको, आंसर होगा ए। देखो आप यहां ध्यान से देखना, ये पैसिव वॉइस कह रहा है तो विल का विल भी लगाया है जैसे आपने, तो विल भी लगाने का मतलब आपने पैसिव बनाया है, ये ध्यान रखना। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, अवियरी, अब कहोगे सर लॉलीपॉप है, सीजीएल का सवाल है। जू मतलब क्या होता है, जंतु घर। सेंचुरी का मतलब होता है जहां जिसको बचा के, वनजू अभ्यारण्य होता है। हाइट मतलब छत्ता होता है। तवियरी जहां पक्षियों को रखा जाता है। कैटेस्ट्रोफी आपदा, जो क्या है, डिजास्टर, तो डिजास्टर तो इसका सिनोनिम हो गया, ये सिनोनिम है, एंटोनिम पूछा है। चलो इमिकेचर, ये भी नहीं। नर्चर मतलब बिगाड़ देना, ये भी एक तरीके का सिनोनिम है, तो सक्सेस हो जाना, सफल हो जाना कहलाता है कैटेस्ट्रोफे। बियॉन्ड स्किल्स, experience and training, companies search for applicants who display excitement, those they believe shall cry जो है सर shall carry out allocated responsibilities जो है cheerfully and cooperatively। कह रहा है कि beyond skill, सर ये सीजीएल से अच्छा तो थोड़ा एमटीएस का क्वेश्चन था। एक्चुअली का कारण है बाबू, आप एमटीएस को हल्के में ले रहे हो क्या? एमटीएस में मेरिट अंग्रेजी पे लग रहा है। अगर एमटीएस की मेरिट अगर अंग्रेजी पे लग रही है तो अंग्रेजी ठीक ठाक आएगा, ये बात समझ लो। मेंस आएगा, अगर देखो मैं आपको एक बात कह दिया, आप कोई भी पेपर उठाओ, इतना पढ़ के आपको इतना ज्ञान हो गया, तो अब कोई सा भी पेपर उठाओ और लग जाओ क्वेश्चन सॉल्व करने में, आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे। लिखा है कि बियॉन्ड स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, कंपनीज सर्च फॉर एप्लीकेंट्स हु डिस्प्ले एक्साइटमेंट, दोज दे बिलीव शैल कैरी आउट। कह रहा है कि स्किल्स के अलावे, एक्सपीरियंस के अलावे, ट्रेनिंग के अलावे, कंपनीज सर्च यानी कंपनी जो है वो तलाश कर रही है एक ऐसे एप्लीकेंट्स की जो दिखाए, एक्साइटमेंट दिखाए। दोज उनके लिए, दे बिलीव जो विश्वास करते हैं, सेल कैरी आउट आगे बढ़ा सके, कैरी कर सके, एलोकेट कर सके रिस्पॉन्सिबिलिटी को, यानी एग्जीक्यूट कर सके अपनी ड्यूटीज को, असाइन ड्यूटीज जो है उनको बड़ा ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करना। चलो, बैंक का क्वेश्चन कब लाओ बाबू? बैंक का क्वेश्चन मिलता ही नहीं है। अगर आपके पास, किसी के पास भी अगर बैंक का कोई क्वेश्चन है, आप मुझे फटाफट से इंस्टाग्राम पर भेजिए, मैं उसको देख के मैं तुरंत उसको सॉल्व करा दूंगा। मैंने कोशिश किया था, बैंक के क्वेश्चन मिलते नहीं है, दिक्कत यह है। लिखा है क्या कि आफ्टर ईयर्स ऑफ फाइट्स, यानी आफ्टर ईयर्स ऑफ फाइट विथ हिज नेबर राम, शेखर, राम और शेखर दो लोग हैं, उन्होंने कई सालों से उनका जो है बीच में लड़ाई चल रहा है, डिसाइडेड करे कि होल्ड आउट कर दे, रोक दे, एंड इनवाइट राम फॉर टी, ओलिव ब्रांच कहलाता है। देखो पोकर फेस नहीं, कंपेयरिंग एप्पल, दो अलग अलग चीजें होती हैं। ये पोकर फेस का मतलब है मुरझाया चेहरा, चिप ऑन शोल्डर्स का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, ओलिव ब्रांच का मतलब होता है शांति का संदेश। ओलिव एक जैतून कहलाता है ना, यानी ओलिव का मतलब होता है जैतून और ब्रांच मतलब टहनी। आप देखिए अंग्रेजी हमारी वाकई में, अंग्रेजों ने हमारे साथ बहुत सारा जो है छल छलावा किया है। आप पढ़ना, कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, टोटल अवतारों की संख्या 10 बताई गई है हमारे जो है विष्णु पुराण में, और बताया गया है कि 9 अवतार अभी तक धरती पर आ चुके हैं। आखिरी उनका अवतार बाकी है जिसको कल्कि अवतार कहा गया है, कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण पर होगा, हर जगह दुख और तकलीफ सारी जगह दिखाई देंगी, इंसान इंसान को खाएगा, उस समय हमारे जो विष्णु भगवान है वो कल्कि अवतार लेके आएंगे और आके हमारे जितने सारे राक्षस हैं उनका वध करेंगे। आप सब कल्कि के बारे में जानते हैं। उनका जो सबसे पहला अवतार है उसको मत्स्य अवतार कहते हैं, मछली के रूप में अवतार लिया। एक ऋषि थे, वो नहाने के लिए समंदर में जाया करते थे, एक नदी में जाया करते थे, वहां से एक मछली लाते हैं।
जैसे कमंडल में पानी भरते उसके अंदर एक मछली आ जाती है, उस मछली को अपने घर पे लेके आते हैं, कमंडल में रखते हैं, अगले दिन कमंडल से बड़ी हो गई, फिर उसको एक सुराही एक बर्तन में रखते हैं, उससे बड़ी हो गई, अगले दिन एक बड़े से टब में रखते हैं, उसने अगले दिन उतनी बड़ी हो गई। कहते हैं कि ऋषि को यह लग गया कि जरूर हो ना हो ये कोई दैवीय शक्ति है, वापस से टब में ले जाके उसको जाके उसी नदी में छोड़ देते हैं। नदी में छोड़ने के बाद हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे जो भी दैव्य हैं आप अपना असली रूप दिखाइए, असली चेहरा दिखाइए। उसके बाद भगवान विष्णु अपना रूप दिखाते और कहते हैं कि आप जितने ऋषि, आप जितने सारे लोग हैं जो अच्छे अच्छे हैं, जो भी अच्छे अच्छे हैं, वो आप सभी लोग को एक साथ इकट्ठा करिए, अच्छी किताबों को इकट्ठा करिए, और सभी जो अच्छे लोग हैं, जीव जंतु हैं, गाय हैं, सबको इकट्ठा करके अपने पास रखिए, एक बड़ी सी नाव बनाइए, उसके अंदर डालिए। मैं धरती पर जल प्रलय लाने वाला हूं, इस पूरी धरती पर हर जगह पानी ही पानी, बाढ़ आ जाएगा। ऋषि ऐसा ही करते हैं, एक नाव बनाते हैं, उसमें सभी लोगों को रखते हैं, जीवों को रखते हैं, जानवरों को रखते हैं, गायों को रखते हैं, ऋषियों को रखते हैं, अच्छे अच्छे किताबों को रखते हैं, और वो नाव के अंदर बैठ जाते हैं। धरती पर सच में जल प्रलय आता है, और जल प्रलय आने के बाद वो नाव जो होता है वो पानी में आगे बढ़ता है। एक मछली जो वही अवतार लिए थे, मत्स्य अवतार है, वो खींचते हुए नाव को लेके जाती है और बचा लेते हैं। कहते हैं जब हर जगह पानी पानी हो गया, पूरे सभी के सभी लोग मारे गए, सभी लोग खत्म हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु ने कबूतर को भेजा और बोला कि जाओ पृथ्वी पर देख के आओ कि धरती पर सब शांति है कि नहीं। तो कबूतर जाता है, हर जगह पानी दिखाई देता है। जैतून का एक ब्रांच, एक टहनी को अपने चोंच में दबाए और लेके आता है भगवान विष्णु के पास और जाके देता है कबूतर। भगवान विष्णु जैसे उस जैतून की टहनी को लेते हैं, वो समझ गए होते हैं कि धरती पर तो अब कुछ बचा ही नहीं है, हर जगह पानी 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 हो गया, हर जगह सारा जगह क्या हो गया, जलमग्न हो गई, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। और इसी प्रकार का ये एक प्रकार का एक संदेश मिलता है एक ओलिव ब्रांच के जरिए। आप सोचिए, अंग्रेजों ने तो इडियम बना दिया, लिख दिया ओलिव ब्रांच। ऐसी ढेर सारी कहानियां हैं, मैं आपको ढेर सारी ऐसी कहानियां सुनाया हूं कि ऐसी ढेर सारी कहानियां अंग्रेजों ने किया। रुडयार्ड किपलिंग की कहानी है, कई ऐसी चीजें मैंने आपको बताया है समय समय के साथ कि ऐसी चीजें हुई हैं। होता क्या है कि यूपी में एक जगह है बदायूं, बदायूं के एक राजा थे, एक राजा थे सैतराम जो थे, सैतराम जी राजा थे, उनके 100 बेटे थे। मत करो कमेंट, एक ही स्पैम मत करो बाबू, 35 सेट अपलोड करा दिया जाएगा। तो सैतराम जी थे, उनके 100 बेटे थे। उनका जब 51वां बेटा हुआ, कहते थे पहले के टाइम पर जैसे आप देखोगे आज भी किसी को कुंडली बनवाना होगा तो 2 चीज चाहिए होगा। एक चाहिए होगा उसका जन्मदिन, जो जन्मदिन है, कौन से दिन को जन्म हुआ है, जैसे मेरा जन्म 13 अगस्त को हुआ है, लेकिन कितने बजे हुआ है, इसके आधार पर मेरी कुंडली बनेगी कि मेरी कुंडली में क्या क्या चीजें हैं। तो पहले तो घड़ी था नहीं, कैलेंडर था नहीं, तो जैसे दिन का टाइम होगा तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, और रात का टाइम होगा तो चांद का प्रकाश पड़ेगा। तो सूर्य के प्रकाश जो पड़ता था तो वहां पर एक लाइन खींच देते थे। बाद में ऋषि आएंगे, देखेंगे लाइन को खींच के, और फिर समझ जाएंगे कि अच्छा इस समय पर हुआ है, ये टाइम है इसका, उसके हिसाब से उसकी कुंडली बन जाएगी। हुआ क्या कि जब 51वां बेटा का जन्म हुआ तो जो धाई मां थी, जो पालन पोषण करने का काम करती हैं, उसने लाइन खींचना भूल गई, और लाइन खींचना भूल गई। आधे घंटे के बाद उसने लाइन खींचा। जब ऋषि आते हैं और जाके देखते हैं, पंडित जी आते हैं, देखते हैं, कहते हैं कि लड़का बहुत बुरे समय में पैदा हुआ है। अगर राव सिया जी सैतराम जी, अगर आप इसका चेहरा देखेंगे तो आप मर जाएंगे। कहते हैं कि 51वां बेटा जो जन्म लिया था उसका चेहरा ही नहीं देखे, कहे कि मेरे पास बच्चों की कमी थोड़े है कि इसका चेहरा मैं देखूंगा। जब ऐसी बात है तो अपने जल्लादों को बुलाया और कहा कि ये जो है इसको ले जाओ और जंगल में फेंक दो, इसको मार दो। जल्लाद का जी रोया कि यार एक दिन का बेटा जिसका जन्म हुआ है कैसे मार सकते हैं उसको, लेकिन अब राजा का आदेश है तो करना पड़ेगा। जब उसको जंगल में ले गए तो एक शेर के माद के पास रख दिया। उस शेरनी ने एक बेटे को जन्म दिया था, उसको लगा कि मैंने 2 बेटों को जन्म दिया है, एक जो जानवरों के जैसा है वो, एक इंसानी रूप में है वो। दोनों को पालती है, दोनों को पोसती है, आगे बढ़ती है, आगे जो है उनका पालन पोषण करके बड़ा करती है। वो लड़का समय के साथ बड़ा होता है, जंगल के आबो हवा में ढल जाता है। उस शेरनी का जो है साथ रह के वो शिकार करना सीखता है, कच्चा मांस खाता है, चलता भी है उसी की तरह, पंजे उसी की तरह, शेरों की तरह चलने वाला, सब कुछ उसके अंदर है। कुछ लोग जब वापस बदायूं की तरफ जा रहे थे तो जाते समय हुआ क्या कि वो उसको देखते हैं कि एक आदमी है 4 शेरों के साथ लड़ रहा है। लड़ने के बाद इसको मार रहा है, उसको मार रहा है, इसको पीट रहा है, उसको पीट रहा है। उन्होंने देखा कि एक आदमी है, इंसानी रूप है, मिनक है, और इंसान होने के बाद भी शेरों की तरह लड़ रहा है, दहाड़ रहा है और गुर्रा रहा है और मार रहा है, उनको हरा रहा है। जाके सैतराम जी से कहते हैं कि आपके राज्य में जब मैं आ रहा था तो मैंने ऐसी ऐसी चीजों को मैंने देखा। सैतराम कहते अच्छा ऐसा तुमने देखा था। फिर ये बात जब जल्लाद को पता चलती, जल्लाद जाके कहता है कि अगर आप मुझे
मेरी सजा माफ करो तो मैं आपको एक बात बताऊं। बोला 7 खून माफ, बता। कि वो जो लड़का जो है ना, जिसकी कहानी आप सुने थे, वो आपका बेटा है। आपने जब हमें कहा था आदेश देने को कि उसको मार दो, तो हमने मारा नहीं किया, तो हमने उसको जंगल में फेंक दिया, लेकिन वो मरा नहीं, अभी भी है। कहा कि उसकी तो भविष्यवाणी है कि पंडित जी ने कहा था कि अगर चेहरा देखूंगा तो मर जाऊंगा। फिर धाई में आती है, कहती है कि नहीं मरोगे। मैंने वो लाइन आधे घंटे के बाद खींची थी। वो लड़के को लाया गया, पकड़ के लेके आया गया। जंगल में रहता था तो जंगली बन के रहता था, जानवरों के बीच रहता था। जब इंसानी रूप में आया, जब इंसानों के साथ आया, देखा कि ये सब मेरे जैसे हैं, बाल उल कटवाए गए, नाखून उसके काटे गए, फिर वो इंसानों की तरह रहने लगा। अब तक कच्चा मांस खाता था, अब रोस्टेड मीट खाने लगा। फिर आगे चल के वो जो है मतलब शेर के जैसा था, उसको राव सिंहा कहा गया, राव सिंहा के नाम से प्रचलित हुआ। जाके देखो कि मेहरानगढ़ के किले में उसकी पेंटिंग लगी थी। अंग्रेजों का एक अधिकारी आया जिसका नाम था रुडयार्ड किपलिंग। वो इस कहानी को आके सुनता, जो मैंने आपको कहानी बताई, इस कहानी को सुना, कहा कि वाह यार बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उसने एक लिटरेचर लिखा, एक साहित्य लिखा, जिस साहित्य का नाम था द जंगल बुक। नाम क्या लिखा? द जंगल बुक। और जंगल बुक हमारी भारत की कहानी थी, हमारे हिंदुस्तान की कहानी थी, हमारे राजस्थान की कहानी थी। उस जंगल बुक को 1907 में नोबेल का लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज मिला। उसको साहित्य की दुनिया में 1907 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कहानी किसकी थी? हिंदुस्तान की। लिखा किसने? अंग्रेजों ने। प्राइज पाया अंग्रेज। और तो और हॉलीवुड वालों ने 2012 में उस पर मूवी बना दी, द जंगल बुक। कैरेक्टर है उसमें मोगली, मोगली वही तो है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। हर व्यक्ति के जुबान पर यह नाम है मोगली मोगली, लेकिन कहानी नहीं जानते। वो कहानी राव सिंहा की कहानी है, वो कहानी भारत की कहानी है। अंग्रेजों ने हमसे लूटा। अंग्रेजों ने, सोचो कि 1907 में उसको नोबेल प्राइज मिला उस कहानी को, जो हमारी कहानी थी। 2012 में उसमें मूवी बना के हॉलीवुड वालों ने ऑस्कर जीत लिया, उस पर ऑस्कर अवार्ड मूवी मिला था उसको, ऑस्कर प्राइज जीता है उस मूवी ने। वो कहानी हमारे देश की कहानी थी। ऐसी ढेर सारी कहानियां हैं। ये ओलिव ब्रांच हमारे देश की कहानी है, द जंगल बुक हमारे देश की कहानी है। लेकिन बस वही बात है कि हमें वो कहानी पता नहीं है, तो हमें लगता है कि उन्होंने बनाया है, उनका उपन्यास है। आप देखना, जंगल बुक का लिखने वाले व्यक्ति का नाम था रुडयार्ड किपलिंग। आप पढ़ना कि जोधपुर के मेहरानगढ़ के किले में आके कई दिनों तक आके रहा था रुडयार्ड किपलिंग। उसने उस कहानी को देखा, एक आदमी को देखा जो 4 शेरों के साथ लड़ रहा है, उसकी पेंटिंग लगी हुई है। जब मैं जोधपुर गया था तो मैंने उस पेंटिंग को पूरा देखा था, मैंने इस पूरी कहानी को उस समय पढ़ा था। फिर समझ में आया कि अंग्रेजों ने सिर्फ हमसे हमारा दौलत नहीं लूटा है, हमसे हमारा ज्ञान भी लूट लिया, सब कुछ लूट लिया। वही सारी बातें हैं, जैसे ओलिव ब्रांच, जैसे वो सारी बातें। समझा गया? तो ये चीज है। तो यहां पर याद रहेगा, ओलिव ब्रांच मतलब शांति का संदेश होता है। चलो ये देखो, यहां कंटेम्प्टिबल, तो COUN नहीं, CONTEMPTIBLE, कंटेम्प्टेबल। वन मस्ट बी वेरी स्ट्रांग, स्ट्रांग का मतलब ताकतवर, तो उल्टा हो जाएगा वीक, कमजोर। चलो, आनंद पर्सनली बिलीव्स, आनंद पर्सनली ये विश्वास करता है इन द मोटो, इस मोटो के साथ, कि व्हेन लाइफ, जब जिंदगी, गिव्स यू लेमन, जब जिंदगी आपको लेमन्स दे, मेक लेमनेड, जब जिंदगी आपको नींबू दे तो उसका नींबू का शरबत बना दो। देखो, अंग्रेजी की दुनिया में नींबू को बड़ा खराब माना गया है। आज भी देखो कि हमारे यहां भी संस्कृति है, जैसे आदमी जब गाड़ी खरीदता है तो एक नींबू को आगे रखता है। तो नींबू बुरी चीज को माना गया है कि बुरी चीज से थोड़ा सा जो है शांति बना के रखेगा, बुरी चीज से हमें दूरी रखेगा। तो ये सारी चीजें बनाई गई हैं किसके लिए? तो ये सारी चीजें बनाई गई नींबू की तरफ। जैसे आप एक इडियम पढ़ोगे, टू बाई लेमन्स, बाई लेमन का मतलब होता है ऐसी गाड़ी खरीदना जो हमेशा परेशान करे। तो वही चीज है कि अगर जिंदगी आपको नींबू दे तो उसका लेमनेड बना दो, यानी मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी आपदा को अवसर में बदल दो। मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, एंटोनिम पूछ रहा है, क्या है? नीरस। अच्छा देखो, रेशनल मतलब होता है तार्किक, टायरसम का मतलब थकाऊ, नीरसता, टीडीएस मतलब भी थकाऊ, ये सिनोनिम है, ये सिनोनिम है। तो इंग्रोसिंग, मनोरंजन, मनोरंजक होता है, मन भावक होता है, उसे कहते हैं क्या? इनग्रोसिंग। तो ये आपके सारे के सारे शब्द थे। ये आपके सेट पूरे हो गए, आपका सेट 37 पूरा हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। चलिए, अब हमारी कहानी भी यहाँ से पूरी हो गई। अब सर के रिसेप्शन में जाने की पूरी तैयारी की जाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।